जय हिंद। और अब हम बढ़ते हैं रिवीजन सीरीज़ की तरफ। और आज लिए हम लोगों ने इतिहास, इसका भारतीय प्राचीन इतिहास हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा बुक नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ वही हम लोग पढ़ पाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग को गुड लक। तो अच्छे से पढ़ना, आप लोग शुरू करना इसको। बस अब चलते जाएंगे बढ़िया, तो बहुत जल्दी सबको पूरा बुक याद हो जाएगा। शुरू करते हैं। देखो, पढ़ने का मैं थोड़ा बता देता हूँ कि बुक कैसे पढ़ेंगे इसको। कि आपको टोटल बुक नहीं पढ़ना है, इसमें से आपको 40 से 60% आपको याद ही होगा। बस वो पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग जो आपको याद नहीं है, उस पर मैंने वो हाईलाइट कर रखे मैंने। बस, जय हो। शुरू करते हैं। यहाँ दिया है महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष। ठीक है, तो क्या बोलते हैं महाकाव्य पुराणों में क्या बोला गया? भारतवर्ष बोला गया। तो क्योंकि हम भारत की ही कर रहे हैं ना, इसलिए कोई घबराने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ के निवासियों को भारतीय बोला गया। तो हाईलाइट में मोटा कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है ना। चलो, और भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था, ये बात है। और अगला मैंने हाईलाइट किया है नीचे, प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, और यूनान इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ब्लैक ले लेता हूँ मैं इसमें। और यह शब्द भी फारसी शब्द है, हिंदू से बना है। ठीक है, फारसी शब्द हिंदू से बना है। अगला पॉइंट है विंध्य की। हाँ, आपको याद दिला दे, आप एक बार अगर लूसेंट पढ़ चुके हैं तभी आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक बार पढ़ लें, उसके बाद इसको देखें, तब आपको हेल्पफुल ज़्यादा हो सकता है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। ये क्वेश्चन जो मैं पॉइंट नोट करा रहा हूँ, मतलब जो हाईलाइट की, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलती जाती हैं, और दूसरा ये दक्षिण में ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलते हैं। आगे फिर नोट करके कि निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है भारत में, तो वह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, पैलियो मेडिटेरियन है, नहीं मेडिटेरियन है, काकेसाइड, निग्रॉइड और मंगोलाइड, चार है। सबसे पहले इतिहास को जो 3 भागों में बांटा, जिनका श्रेय जाता है, वह जर्मनी के हैं। कौन? क्रिस्टोफ सेलियरस। ये आपने याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। और भाई इम्पोर्टेंट ये पॉइंट ये है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो हैं, इसको हम 4 भागों में बांट रहे हैं। 2, 3, 4 कौन कौन से? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, और ये विदेशी और पुरातत्व। कुल मिला के 2 या 3 साथ में हैं, क्योंकि ये साहित्य में आ जाएंगे और ये पुरातत्व में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं आगे। अगला मैंने इस हाईलाइट किया इसमें, धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जो महत्वपूर्ण जानकारी है, ये है वेद जो है वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। अगला है भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषीय मानती है। 4 वेदों की संहिता कहा जाता है, चारों वेदों को जो, ठीक है, चारों वेदों को साथ में मिला करके बात पढ़ते। ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, उसको माफ़ कीजिएगा, जो ऋचाएँ हैं इनके जो क्रमबद्ध, यानी कि पूरा क्रमबद्ध ज्ञान है, इसको बोलते हैं ऋग्वेद।
अगला क्वेश्चन है कि ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। और अगला है कि इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें लिखा अगला क्वेश्चन कि विश्वामित्र द्वारा रचित जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता यानी कि सावित्री का समर्पित प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है उसका वर्णन है। और 9वें मंडल में दोस्त यहाँ लिखा है कि 9वें मंडल में क्या है, इसका जो सोम है उसके लिए उल्लिखित है। अब है आगे इसके 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं, हाथ से लिखी गई, उनको बोलते हैं खिल, ये बोला गया है। अब देखो चतुष्वर्णीय जो समाज है, 4 वर्ण है जो, उनकी जो बोल रहा है कि उनकी कल्पना आदि का स्रोत क्या है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है वो दिया गया है। इसमें बढ़ते हम आगे। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत जल्दी इल्यूशन को ख़त्म कर देंगे। इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें, जैसे उदाहरण के लिए ऋग्वेद के कई ऋचाओं में प्रयुक्त अधन्य शब्द है, गाय के लिए प्रयुक्त, ये आपको पता ही होगा, बहुत कॉमन है। अब यहाँ पे दिया है कि धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों है व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। आगे बढ़ते हम लोग। अभी कौन सा है वर्तमान में जो प्रचलित कैलेंडर, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी ना चाहे तो आप देख पॉज करके सारा पढ़ सकते हैं, लेकिन हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। वो वामन अवतार के जो 3 पगों में आख्यान किया गया, वो प्राचीन स्रोत जिसका क्या है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में बताया गया है कि 3 पग में पूरा नाप लिया। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए जो है 200 ऋचाओं की रचना की गई। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। इसके बाद ठीक है, अब बात करते हैं यजुर्वेद। इसके पाठकर्ता को अधर्यु, यही इम्पोर्टेंट है। यजुर्वेद को अधर्यु याद रखना, यू से यू आता है इधर भी। यह एक ऐसा वेद है जो बोला गया है, ये दोनों में गाया गया, गद्य भी और पद्य दोनों में है। बात करते हैं सामवेद की। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र, और इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित, ये तो पता ही है। और अब इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें जो है 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, यही क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। ठीक है, अथर्ववेद, इसमें लिखा गया है अथर्वा ऋषि रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं अथर्ववेद में, और लगभग 6000 पद्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसके कुल मंत्र ऋग्वेद मंत्रों से भी प्राचीन है। इसके कुछ मंत्रों की बात कर रहा हूँ, सभी नहीं बोल रहा है। अगला इसमें अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है दोस्त, बहुत ज़बरदस्त है ये, है ना, ये वाला पॉइंट कि जो कन्या हैं उनकी जन्म की निंदा करता है, तो कौन सा वेद है, ये अथर्ववेद। इसमें बोला कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, ये बोला गया इसमें। और कोई और लेते हैं इसमें कलर, चलेगा, लाल चलेगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। और अगला है इसमें पृथ्वी सूक्त, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखना इसमें कि जो पृथ्वी सूक्त है अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। अथर्ववेद मतलब पृथ्वी सूक्त का तात्पर्य है। अब देखो इसमें पृथ्वी सूक्त बताया गया, इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, ग्रह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारक, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति और औषधीय साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। आगे बढ़ते हम लोग इसमें।
तो ये समाप्त हो गया ऐसे। और अब आगे बढ़ते हम नेक्स्ट। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको पता ही होगा, बहुत बार पूछ लिया गया है। इसमें बोला साकल। साकल शाखा ऋग्वेद में से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। और यजुर्वेद की जो बोला गया है, यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में कृष्ण और शुक्ल में बांटा गया है। और अगला है माध्यधीन। माध्यधीन ये बोला गया, माध्यधीन और काण्व शुक्ल। यजुर्वेद अथवा वाजस्नेय, ओके मिट गया थोड़े यहाँ पे, वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं। और कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कौन कौन सी हैं? एक है काठक, कनिष्ठल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय है। अगला पूछा है इसमें जो कौमुद, राणायनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं ये है। एक इम्पॉर्टेंट दिया गया है यहाँ पे, अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पेपलाद है, शायद पेपलाद है। ओके नेक्स्ट इसमें ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। अब प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसे नीचे सारणी में दिया गया है। तो आओ देख लो भाई 2 ऋग्वेद, ऐतरेय, कौशितकी और यजुर्वेद, तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद को पंचविश, अथर्ववेद को गोपद। तो भाई देखो अब याद अपना अपना ट्रिक हो सकता है सबका, लेकिन हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ। एक आप ऐसे भी रख सकते हैं याद कि देखो आप इधर याद रखना, पहले पहले वर्ड देखना सबके, ये भाई क्वेश्चन तो इन 2 में ही पूछेंगे ना, यजुर्वेद और तैत्तिरीय। और ये कहने का तात्पर्य मेरा ये, इन ऊपर वालों को सबको देखो, इनके जो पहले वाले वर्ड है ना री, वो यहाँ से पहले आता है, इसमें भी इससे पहले आता है, इसमें भी पहले आता है। यानी कि जो इन तीनों का मतलब, ये तीनों के वर्ड हैं ये पहले आएंगे। तो पहले वालों को ऋग्वेद में, ऋग्वेद क्योंकि पुराना है पहले का है, यजुर्वेद वाले लास्ट के हैं तो लास्ट के आएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आप रख सकते हो। बाकी इनको देखने की एक बार देख लो, उसके बाद याद हो जाएंगे। चाहे तो इसमें खैर आपकी इच्छा है। बाकी इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद बिंबसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, बिंबसार के पूर्व की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं ऐतरेय में। और शायद थोड़ा मोटा हो गया है। ओके, शतपथ में जो शतपथ है गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ जो ब्राह्मण का स्थान है इसका ही है। ठीक है, वैदिक साहित्य के बाद हो रही, ऋग्वेद के बाद कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। और आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। 13 को मूलभूत उपनिषद की संज्ञा में रखा गया है, हालांकि टोटल 108 है, देख रहे होंगे आप लोग। आगे हैं स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति। ये देखो जरा, गिरी हुई स्थिति जो है बताई गई है कहाँ पे? मैत्रेयी संहिता है उसमें, जिसमें क्या बताया गया है कि पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। इसको तीसरा दोष मतलब 2 दोष हैं, एक जुआ और शराब की भांति तीसरा। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी, वाह इम्पोर्टेंट ये भी। शतपथ ब्राह्मण में जो है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बोला गया। जबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। ठीक है,
चारों आश्रम समझ रहे होंगे आप। वहाँ जो मनुष्य के यानी कि जो सनातन सनातन धर्म है उससे रिलेटेड जो है हमारे जन्म से लेके वानप्रस्थ वो वाले। इसमें देखते हैं हम लोग शुंग काल का मानक ग्रंथ। इसमें बोला कि स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन है एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है और यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। जो नारद स्मृति है ये गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। गुप्त युग के विषय में वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। आइए भी आगे बढ़ते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में जो गौतम, बौधायन, आपस्तम, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखित हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो सूत्रों में है गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। नेक्स्ट पेज में चलते हम लोग। इसमें देखिए कि पुराणों की बात हो रही है यहाँ पे, तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसमें बोला गया है कि रचयिता जो है लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा इनके जो है पुराणों के रचयिता माने गए। केवल इम्पॉर्टेंट है ये, केवल 5 ऐसे पुराण हैं, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत, जहाँ राजाओं की वंशावली मिलती है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का मिलता है, मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश का और वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्त्रियाँ तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति थी, पढ़ने की अनुमति माफ़ कीजिएगा, पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो पुराण जो है सुन सकते थे। भाई कंफ्यूज मत होना आप लोग कि वो यहाँ साफ साफ लिखा है कि वो सुन सकते लेकिन पढ़ नहीं सकते थे, शूद्र और स्त्रियाँ। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण काफ़ी महत्व है, ठीक है, इसका जो काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। इसलिए अब बात करते हैं बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य की। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। आगे जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों और उस अन्य समकालीनों जो उसके समकालीन थे, उस टाइम समकालिक थे, वो के साथ उनके संबंधों का विवरण उसमें दिखाया गया है। अब बात करते हैं राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी का मतलब है राजाओं की नदी, यानी इसमें सीक्वेंस दिखाया गया है, एक क्रम दिखाया गया राजाओं का। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें जो है प्रारंभ से लेकर यानी कि 12वीं सदी तक कश्मीर के राज शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, ठीक है, चचनामा जिसके लेखक अली अहमद हैं, इसमें दिया गया। अष्टाध्यायी फैक्ट बताइए आपको, इसके मौर्य के पहले का, इसमें जो अष्टाध्यायी में इससे जो है मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अष्टाध्यायी जो है इस पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। कात्यायन की गार्गी संहिता यवन आक्रमण का उल्लेख इसमें मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इसके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब बात करते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी क्या है हमको। इसमें दिया गया एक
टेसियस। जो टेसियस था ये ईरान का राजवैद्य था, इसमें बताया गया है। अगला है हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है? ये इतिहास का पिता कहा गया इसको। इतिहास का पिता किसको बोला जाता है? इसको सिकंदर। ये इम्पोर्टेंट थोड़ा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक कौन कौन से हैं। तो इसमें है नियार्कस, आनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। ये बनता है क्वेश्चन। अगला है मेगस्थनीज। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और आगे हैं डाइमेकस। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बिंदुसार के दरबार में, या पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा आया था। तो बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस। और इसका विवरण मौर्य युग से संबंधित है। आगे बढ़ते हम लोग। मिलते हैं अगली नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।